डीएनए मित्रों, ईरान वॉर के 15वें दिन आज हम सबसे पहले अमेरिका के ऑपरेशन हॉर्मूज का विश्लेषण करेंगे। जिस हॉर्मूज की वजह से पूरी दुनिया तेल और गैस के संकट का सामना कर रही है, जिस हॉर्मूज पर ईरान ने नाकेबंदी कर दी है, उसे तोड़ने के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कमांडो प्लान बनाया है। मित्रों, ट्रंप का यह कमांडो प्लान क्या है? क्या वाकई इस प्लान के जरिए हॉर्मूज के संकट को मिटाया जा सकता है? अब हम आपके सामने इन्हीं मुद्दों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको अमेरिकी सैन्य तैयारियों पर एक बड़ा अपडेट बेहद गौर से देखना चाहिए। मित्रों, अमेरिका ने अपने सबसे घातक मरीन कमांडोज को ईरान के मोर्चे पर भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 2500 कमांडोज और 2500 नौसैनिकों को मिलाकर एक फोर्स खड़ी की जाएगी, जिसे अमेरिकी नेवी के जहाज यूएसएस त्रिपोली के जरिए ईरान की तरफ भेजा जाएगा। खास बात यह कि जो कमांडोज ईरान की तरफ भेजे जा रहे हैं वो फिलहाल अमेरिका में तैनात नहीं है। ये कमांडोज वर्तमान में 31वीं मरीन यूनिट की कमान के तहत जापान के ओकिनावा में तैनात हैं। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि जापान के ओकिनावा में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। इसी सैन्य अड्डे के मरीन्स को कमांडो ऑपरेशंस के लिए ईरान की तरफ भेजा जाएगा। मित्रों, 21वीं सदी में यह पहली बार होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में या उसके इर्द गिर्द ईरान के अलावा कोई और देश कमांडो ऑपरेशन करेगा। इस वजह से सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या अमेरिकी मरीन कमांडोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी प्रतिरोध को तोड़ पाएंगे? मित्रों, हॉर्मूज में अमेरिकी कमांडोज के सामने खड़ी चुनौतियों का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ट्रंप के ऑर्डर पर रवाना हुए मरीन कमांडोज हैं कौन? आखिर ट्रंप ने हॉर्मूज को ईरान से मुक्त कराने के लिए मरीन कमांडोज को ही क्यों चुना? मित्रों, अमेरिका के मरीन कमांडोज दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्स में गिने जाते हैं। इस फोर्स को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1920 में बनाया गया था। इस फोर्स के सैनिकों को दूसरे देश की सीमा में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक सैनिक को मरीन कमांडो बनने के लिए 2 महीनों के कठिन ट्रेनिंग कोर्स से गुजरना पड़ता है। मित्रों, ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि ट्रेनिंग करने वाले सैनिकों में से सिर्फ 20% ही कमांडो बन पाते हैं। इन कमांडोज के पास आधुनिक राइफल और पिस्टल के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन भी होते हैं। अमेरिकी सेना में फिलहाल तकरीबन 10,000 कमांडोज हैं, जिनमें से 2500 यानी 1/4 हिस्से को ईरान की तरफ बढ़ने के ऑर्डर दे दिए गए। मित्रों, अमेरिकी सैन्य रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक मरीन कमांडोज जितने भी सैन्य ऑपरेशन में उतरे हैं, उनमें से 77% को पूरी कामयाबी के साथ पूरा किया गया है। अपने 84 साल पुराने इतिहास में इन कमांडोज को 300 बहादुरी के मेडल मिल चुके हैं। इसी ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ट्रंप ने हॉर्मूज को चैलेंज पूरा करने के लिए मरीन कमांडोज को चुना है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि सैन्य भाषा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किल बॉक्स कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको अमेरिकी कमांडोज के सामने खड़ी बड़ी चुनौती यानी किल बॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, किल बॉक्स एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां भौगोलिक स्थितियां रक्षा करने वाली फौज के पक्ष में होती हैं, यानी हमला करने वाली फौज को जानी नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। अगर बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की करें तो यह एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। अगर ईरानी फौज ने 1 या 2 जहाजों को तबाह कर दिया तो यह पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, यानी अमेरिकी कमांडोज को आगे बढ़ने में बाधा का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मूज में तकरीबन 5000 समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जो हॉर्मूज के किल बॉक्स को मजबूत करती हैं। हॉर्मूज के किनारों पर ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां से आसानी से भारी तोपखाने से गोले दागे जा सकते हैं। एक छोटे से हिस्से पर इतनी बारूदी सैन्य तैनाती की वजह से हॉर्मूज का यह किल बॉक्स अमेरिकी कमांडोज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाकई एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अमेरिकी मरीन कमांडोज किस तरह पूरा कर सकते हैं, इन विकल्पों का भी हम आप विश्लेषण करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको अमेरिकी कमांडोज से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य बताना चाहते हैं। आपको भी इस एक्स्ट्रा जानकारी को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, अब तक अमेरिकी कमांडोज को लेकर हॉलीवुड में 120 फिल्में बन चुकी हैं। अगर इन फिल्मों की कुल कमाई की बात की जाए तो ये 120 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 32,329 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है।
अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो कमांडोज पर बनने वाली फिल्मों में से 65% फिल्मों की कहानियां अमेरिकी कमांडोज के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। मित्रों, ये एक्स्ट्रा जानकारी बताती है कि अमेरिकी कमांडोज का जंग के मैदान के साथ साथ फिल्मी पर्दे पर भी दबदबा रहा है। अब हम आपको वो संभावित रास्ते बताने जा रहे हैं जिनके जरिए अमेरिकी मरीन कमांडोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान से आजाद कराने की कोशिश करेंगे। मित्रों, कमांडो ऑपरेशन हमेशा छोटी टुकड़ियों में किए जाते हैं। ट्रंप ने 2500 कमांडो भेजे हैं। इसका मतलब है कि इन 2500 कमांडोज की कई छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई जाएंगी। ये टुकड़ियां अलग अलग जिम्मेदारी संभालेंगी। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ टुकड़ियों को हॉर्मुज में ईरान के तोपखाने बर्बाद करने की जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ टुकड़ियों को हॉर्मुज के किनारे पर तैनात ईरान की IRGC सैन्य यूनिट को खत्म करने का काम दिया जाएगा, कुछ टुकड़ियां ईरान से हॉर्मुज के रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछा देंगी ताकि किनारे पर मौजूद ईरानी सैन्य टुकड़ियों को मदद न मिल सके। हॉर्मुज के नजदीक तैनात ईरान के मिसाइल केंद्रों को बर्बाद करने में इन टुकड़ियों को अमेरिकी वायुसेना की भी मदद मिलेगी। इस किस्म की प्लानिंग के साथ अमेरिकी कमांडोज एक ही वक्त में अलग अलग चुनौतियों को निष्क्रिय कर पाएंगे। मित्रों, दुनिया के हर कमांडो फोर्स एक मूल मंत्र का पालन करती है। किसी भी ऑपरेशन में जाने से पहले उस जगह के हालात और चुनौतियों की जानकारी ली जाती है। जानकारी जमा करने के बाद सैन्य कार्रवाई की रिहर्सल की जाती है ताकि असली ऑपरेशन के दौरान चुनौतियों का आभास पहले से रहे। अगर बात हॉर्मुज की करें तो अमेरिकी मरीन कमांडोज को अभ्यास से ज्यादा अपने इतिहास को पढ़ना होगा, क्योंकि अमेरिका के ये कमांडो पहले भी हॉर्मुज के नजदीक एक सफल मिलिट्री ऑपरेशन कर चुके हैं। मित्रों, अब हम आपको इसी ऑपरेशन का इतिहास बताने जा रहे हैं। वर्ष 1988 में ईरानी नौसेना ने अमेरिकी नेवी के एक जहाज को नुकसान पहुंचाया था। इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस शुरू किया। इस ऑपरेशन के शुरुआती हिस्से में ही मरीन कमांडोज ने हॉर्मुज के नजदीक स्थित ईरान की निगरानी चौकियों को बर्बाद कर दिया था। निगरानी न होने की वजह से अमेरिकी नेवी को आगे बढ़ने का मौका मिला और एक ही दिन के अंदर अमेरिका ने ईरान के 2 नौसैनिक जहाज, 4 हमला करने वाली नाव और 2 फाइटर जेट्स को मिसाइल दागकर बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा नुकसान होने की वजह से ईरान को इराक के साथ 8 साल से चल रहे युद्ध से पैर पीछे खींचने पड़ गए थे। मित्रों, एक तरफ अमेरिका के मरीन कमांडो हमले की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप सरकार ने हॉर्मुज पर हमले का पहला परीक्षण कर लिया। एक सैन्य कार्रवाई के जरिए ट्रंप ने हॉर्मुज में ईरान की सैन्य ताकत या यूं कहें कि उसके पलटवार करने की क्षमता को परख लिया है। मित्रों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको ईरान के युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर ध्यान से देखनी चाहिए। यह खबर आपको बताएगी कि मिडिल ईस्ट के देशों के बाद अब ईरान के तेल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मित्रों, आज तड़के सुबह अमेरिका ने हॉर्मुज के नजदीक ईरान के खार्क द्वीप पर बड़ा हवाई हमला किया। इसी खार्क द्वीप से ईरान के 90% तेल का निर्यात किया जाता है। मित्रों, अमेरिका ने इस हमले के लिए B-2 बम वर्षकों और F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। इन विमानों के जरिए खार्क द्वीप पर स्थित ईरानी सेना के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम वाले J-डैम बम दागे गए। अमेरिकी बमबारी की वजह से खार्क द्वीप पर ईरान का जोशान नौसैनिक अड्डा पूरी तरह तबाह हो गया। इस द्वीप पर ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली भी तैनात थी, इनको भी अमेरिकी हमले में बर्बाद कर दिया गया। मित्रों, इस हमले में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिका ने खार्क द्वीप पर ईरान के तेल ले जाने वाले जहाजों और तेल भंडारण वाले केंद्रों पर कोई हमला नहीं किया, यानी द्वीप पर स्थित ईरान का तेल भंडार सुरक्षित है। यह तथ्य बताता है कि खार्क द्वीप पर अमेरिकी हमले का मकसद नुकसान पहुंचाने से ज्यादा ईरान को संदेश देना था। अमेरिका यह संदेश देना चाहता है, अगर ईरान ने हॉर्मुज की घेराबंदी को खत्म नहीं किया तो ईरान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद यानी उसका तेल भी नहीं बचेगा। मित्रों, बारूदी हमले के साथ साथ ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भी संदेश दिया। खार्क द्वीप पर हमले का सबसे पहला वीडियो खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया और वीडियो के कुछ ही मिनट बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी। आपको भी ट्रंप की पोस्ट में लिखे गए शब्दों को गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, ट्रंप ने लिखा, मैंने इंसानियत के नाते खार्क द्वीप पर स्थित तेल के भंडारों पर हमला न करने का आदेश दिया था। अगर अब भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा पैदा की तो मैं अपना फैसला बदल भी सकता हूं।
अगर मैंने अपना फैसला बदला तो यह ईरान के अत्याचारी शासन की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा कदम होगा। मित्रों, फैसला बदल सकता हूं जैसे शब्द इस्तेमाल करके ट्रंप ने बता दिया कि खार्क द्वीप और उसके नजदीक स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी अमेरिकी विमानों के निशाने पर है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के जहाजों को रोकना या निशाना बनाना जारी रखा तो अमेरिका खार्क द्वीप पर स्थित तेल के भंडारों को भी आग लगा देगा। मित्रों, पिछले 2 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरान ब्लैकमेलिंग कर रहा था, तो अब ट्रंप ने भी ईरान को उसी की जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया है। अब दुनिया की नजरें अमेरिकी मरीन कमांडोज पर हैं। दुनिया को उम्मीद है कि हॉर्मुज में कमांडो ऑपरेशन बंद पड़ी आवाजाही को दोबारा शुरू कराएगा और तेल के संकट से दुनिया को निजात मिलेगी। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी के जवाब में ईरान के तेल निर्यात पर चोट की है। खार्ग आइलैंड पर हमला करके उन्होंने ईरान के खिलाफ नई रणनीति का संकेत दिया है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ईरान की रणनीति ट्रंप से 4 कदम आगे है। ईरान ने 2 हफ्ते तक हॉर्मुज के रास्ते दुनिया का तेल व्यापार ठप करने के बाद अब अपनी चाल बदल दी है। मित्रों, ईरान अब सीधे अमेरिका के डॉलर पर हमला करने जा रहा है। यह हमला कैसे होगा, उससे पहले आपको हॉर्मुज स्ट्रेट का अपडेट जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, हॉर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता अभी तक सिर्फ चीन के टैंकर के लिए खुला था, उसमें अब ईरान ने कुछ और देशों को जोड़ा है। कल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत के 2 एलपीजी टैंकर रवाना हुए हैं। इसके अलावा तुर्की के भी एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति ईरान ने दे दी है। यानी अब हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए बंद नहीं है। ईरान से कूटनीतिक संपर्क के बाद उसने भारत के 2 जहाजों को हॉर्मुज से जाने की अनुमति दी है। डीएनए मित्रों, भारत के एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी ने आज सुबह हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया। अगले 2 से 3 दिन में दोनों जहाज भारत पहुंच जाएंगे। ये टैंकर कतर के रास लफान प्लांट से आ रहे हैं। दोनों टैंकर पर कुल मिलाकर 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। इससे भारत की लगभग 1 दिन की गैस की मांग पूरी की जा सकती है। भले ही यह मात्रा कम हो, लेकिन भारतीय टैंकर का हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना गैस संकट के खिलाफ उम्मीद जगाता है। भारत के 22 जहाज फिलहाल फारस की खाड़ी में मौजूद हैं। अगर इन्हें भी इजाजत मिलती है तो ये बहुत बड़ी राहत होगी। इस बीच ईरान ने आज एक बार फिर भारतीय जहाजों को लेकर अच्छी खबर दी। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि उनका देश भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत देगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने भी कहा कि कुछ भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई। डीएनए मित्रों, ये ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेटेजी का नया हिस्सा है। एक तरफ वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को आग लगाने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ उन देशों के जहाजों को गुजरने की इजाजत दे रहा है जिन्होंने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा। इसी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हुए ईरान अब अमेरिका को चोट पहुंचाने की नई तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान का प्लान है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस के जहाजों को तभी गुजरने दिया जाएगा जब भुगतान चाइनीज करेंसी युआन में किया जाएगा। डीएनए मित्रों, आपको यह जानना चाहिए ईरान ये कदम क्यों उठा रहा है और इससे अमेरिका कैसे कमजोर होगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट में फिलहाल अमेरिकी डॉलर का दबदबा है। रूस के कच्चे तेल को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ऑयल ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है। पेट्रो डॉलर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री अमेरिकी डॉलर में होती है। दुनिया भर के देशों को तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं। इससे डॉलर की वैश्विक मांग हमेशा बनी रहती है और डॉलर को दुनिया की रिजर्व मुद्रा का दर्जा मिला हुआ है। अगर ईरान ने युआन में भुगतान की शर्त रख दी तो इससे डॉलर को सीधी चुनौती मिलेगी। अगर तेल का व्यापार डॉलर से हटेगा तो अमेरिकी डॉलर की मांग और दुनिया में वर्चस्व कम हो जाएगा। पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन शब्द का प्रचलन शुरू हो जाएगा। डीएनए मित्रों, ईरान के इस कदम से तेल के व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल कम से कम 20% घट जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते दुनिया का 20% तेल निर्यात होता है। मौजूदा कीमत के हिसाब से 800 अरब डॉलर के तेल और गैस का व्यापार इस रास्ते से होता है, यानी 800 अरब डॉलर का भुगतान चीन की करेंसी में करना होगा। मित्रों, दूसरी बार सत्ता में आने के बाद जिस तरह ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया, उसी तरह मौजूदा समय में ईरान ने हॉर्मुज को हथियार बना लिया है। ट्रंप के टैरिफ वाले हथियार को तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ही नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान का हॉर्मुज वाले हथियार के खिलाफ अमेरिका मजबूर है। ईरान हॉर्मुज का इस्तेमाल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ कर रहा है, डॉलर का गुरूर तोड़ रहा है। यानी मित्रों,
हॉर्मूज का इस्तेमाल करके ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और इटली ने ईरान के अधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी है। दोनों देश चाहते हैं कि ईरान इस बात की गारंटी दे कि वो हॉर्मूज स्ट्रेट में उनके जहाजों को निशाना नहीं बनाएगा। ये वही फ्रांस है जिसने कुछ दिन पहले हॉर्मूज स्ट्रेट में अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए वॉरशिप तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो टकराव की जगह बातचीत की टेबल पर आ गया है। यानी वो अब ट्रंप के साथ मिलकर ईरान से लड़ना नहीं चाहता, बातचीत के जरिए अपना जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकालना चाहता है। डीएनए मित्रों, फ्रांस और इटली जैसे देश मिडिल ईस्ट से तेल और एलएनजी आयात पर काफी निर्भर है। हॉर्मूज स्ट्रेट की नाकेबंदी से इन देशों में ऊर्जा संकट और महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि वो सैन्य कार्रवाई के बिना कूटनीति से इस समस्या का समाधान चाहते हैं। हॉर्मूज बंद होने से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अमेरिका जहां युद्ध पर हर रोज $1 अरब खर्च कर रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों को तेल की बिक्री कम होने से रोजाना $1 अरब का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह नुकसान उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के हमले के अलावा है। इससे उबरने का उनके पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। इस सब के बीच ट्रंप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका की नेवी जल्द ही हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षा देने के लिए उतरेगी। हमारी नौसेना कब जहाजों को सुरक्षा देनी शुरू करेगी? बहुत जल्दी। हमारी नौसेना कब जहाजों को सुरक्षा देनी शुरू करेगी? बहुत जल्दी। मित्रों, ट्रंप पिछले कई दिनों से इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन उनकी नौसेना इसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में तेल और गैस की महंगाई से परेशान लोगों को झूठा दिलासा देने के लिए, मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों को झूठा भरोसा देने के लिए ट्रंप ऐसे बयान तो दे रहे हैं, लेकिन खतरे का अंदाजा होने की वजह से उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। ईरान के हॉर्मूज वाले हथियार के आगे फिलहाल ट्रंप बेबस नजर आ रहे हैं। डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमला करने वाले ईरान ने अब अमेरिका के एक और सहयोगी को धमकाया है। यह सहयोगी ईरान के आसपास का देश नहीं बल्कि यूरोपीय देश है और ईरान के दोस्त रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तेहरान से करीब 2500 किलोमीटर दूर यूक्रेन पर अब ईरान ने हमले की धमकी दी है। ईरान ने आरोप लगाया कि यूक्रेन इस युद्ध में इजराइल को ड्रोन की मदद कर रहा है। इस तरह वो सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल हो गया है। ऐसे में अब वो ईरान के हमलों का जायज निशाना बन गया है। सोचिए, यूक्रेन खुद पिछले 4 साल से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इसके बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद देने का ऐलान किया था और अब ईरान का कहना है कि वो इजराइल की मदद कर भी रहा है। खबर यह भी है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मेड इन यूक्रेन इंटरसेप्टर ड्रोन भेजे हैं ताकि महंगे एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता कम की जा सके। अब इन बातों से नाराज होकर ईरान सीधे यूक्रेन को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहा है। वैसे एक तथ्य यह भी है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ईरान ने रूस की काफी मदद की है। ईरान ने युद्ध की शुरुआत में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स रूस को दी थी, उसके बाद शाहेद ड्रोन की पूरी तकनीक ट्रांसफर कर दी। इसी के जवाब में यूक्रेन ने मिडिल ईस्ट का युद्ध शुरू होने पर ईरान को आंखें दिखाई थी। अब ईरान इसका जवाबी हमला देने की धमकी के रूप में इसको देख रहा है। डीएनए मित्रों, यहां आपको दोनों युद्ध की एक तुलना भी जाननी चाहिए। रूस के खिलाफ 4 साल के युद्ध में यूक्रेन ने 600 मेड इन अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागी हैं। वहीं ईरान की मिसाइलों के जवाब में इस युद्ध के शुरुआती 3 दिनों में ही खाड़ी देशों ने 800 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागी हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ईरान का युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध की तुलना में कितना बड़ा है। मित्रों, हॉर्मूज की घेराबंदी से पैदा हुए तेल संकट ने दुनिया को इस कदर हिला दिया है कि अब अमेरिका के मित्र देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। इस कड़ी में नया नाम है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का। मित्रों, अब तक ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर मेलोनी खामोश रही थी, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दूसरे देशों की संप्रभुता को हानि पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। मेलोनी ने किस हद तक जाकर ट्रंप को कटघरे में खड़ा किया है, यह समझने के लिए आपको इटली की संसद में मेलोनी का बयान ध्यान से सुनना चाहिए। दक्षिण ईरान के मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हम पीड़ितों के परिवारों के साथ सहानुभूति रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना की जांच करके इंसाफ दिया जाएगा। मित्रों, मेलोनी ने अपने बयान में जिस हमले की चर्चा की, उस हमले की वजह से अमेरिका में भी ट्रंप की आलोचना हो रही है। दरअसल 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में
लड़कियों के एक स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ था। इस हमले में कुल 180 लोग मारे गए थे, जिनमें 175 छात्राएं थीं। ईरान ने इस हमले का आरोप अमेरिका पर लगाया था। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसे ईरान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी झूठी सहानुभूति पाने के लिए किया गया हमला करार दिया था। ट्रंप सरकार ने इस हमले की जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन हर मौके पर ट्रंप यही कह रहे हैं कि मिनाब स्कूल पर हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। मित्रों, मेलोनी ने न सिर्फ ट्रंप की दुखती नब्ज को दबाया है, बल्कि युद्ध के दौरान इटली की नीति भी ट्रंप के खिलाफ रही है। अब हम आपको मेलोनी की इसी नीति से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, 28 फरवरी को ही मेलोनी ने कह दिया था कि इटली किसी भी कीमत पर ईरान पर हो रहे हमलों में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान के एक मिसाइल अटैक में इटली के सैनिक भी घायल हुए थे। इसके बावजूद मेलोनी ने संयम बरता। कतर और ओमान के जरिए मेलोनी लगातार ईरान से कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए हैं ताकि हॉर्मुज से इटली के जहाजों को आवाजाही का मौका मिल सके। बस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मेलोनी और ट्रंप एक साथ नजर आ रहे हैं। यह मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। मेलोनी ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास एटमी हथियार होना इटली को कबूल नहीं है। साथ ही मेलोनी ने यह भी कहा कि युद्ध की वजह से वो हालात नहीं बन पा रहे जिनके आधार पर ईरान से बातचीत की जा सके। मित्रों, फ्रांस और स्पेन के बाद इटली ऐसा तीसरा यूरोपीय देश बन गया है जिसने युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप का सीधा विरोध किया है। यह विरोध बताता है कि ईरान युद्ध में ट्रंप को नेटो की सेनाओं से मदद मिलने की संभावना कम होती जा रही है। मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद देश में अफवाह फैला दी गई कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने लगी। इस अफवाह के विरुद्ध हमारा युद्ध लगातार जारी है। मित्रों, आज भी देश के अलग अलग शहरों में लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे दिखाई दिए। गैस सिलेंडर को स्टॉक करते दिखे, पैनिक में आकर सिलेंडर की बुकिंग करते दिखे। मित्रों, आज जी न्यूज के कैमरे पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी रिकॉर्ड हो गई। आज आपको देखना चाहिए हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं। देश के किन राज्यों में ब्लैक का क्या रेट चल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बार बार पर्याप्त गैस होने का आश्वासन देने के बावजूद पैनिक बना हुआ है। जमाखोरी और कालाबाजारी दोनों जारी हैं और इनके खिलाफ जी न्यूज का अभियान जमाखोरों भारत छोड़ो भी लगातार जारी है। आज डीएनए में हम आपको दिखाएंगे कैसे शहर शहर कालाबाजारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए गैस किल्लत की अफवाहों के बीच कहां कहां एक्शन हुआ। राजस्थान के 12 में छापेमारी में 71 गैस सिलेंडर मिले। महाराष्ट्र के जालना में 43 सिलेंडर जब्त किए गए। महाराष्ट्र के वर्ली में 172 गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे गए थे। मध्य प्रदेश के सूरजपुर में 20 अवैध गैस सिलेंडरों को बरामद किया गया। रतलाम में 64 सिलेंडर जब्त हुए और बिहार के मधुबनी में 24 सिलेंडर पकड़ लिए गए। डीएनए मित्रों, देश भर में इसी तरह से गैस सिलेंडर्स की जमाखोरी की जा रही है और लोगों को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। लोगों के डर का किस तरह फायदा उठाया जा रहा है, इसका एक उदाहरण आपको देखना चाहिए। पंजाब के फिरोजपुर में हमारे डीएनए मित्र ने हमें एक वीडियो भेजा। उन्होंने गैस एजेंसी के मालिक को गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए कैमरे में कैद किया। एजेंसी के मालिक 920 रुपए में मिलने वाली गैस सिलेंडर को 1600 रुपए में बेच रहे थे। डीएनए मित्रों, देश भर में कैसे गैस सिलेंडर का ब्लैक मार्केट चल रहा है, अब आपको ये देखना चाहिए। हेलो भैया, गैस टंकी चाहिए थी। हेलो, गैस टंकी चाहिए थी। कौन सी है आपकी? इंडियन की है। मेरे पास किताब मतलब भारत की मिल जाएगी। भारत की कितने की मिलेगी? पहले इंडियन की जमा करने पर दीजिएगा, भारत की लेंगे उससे। कितने की मिलेगी? बदलाई और 2000 भरवाई, 2300 रुपये लगेंगे। 2000 रुपये भरवाई लगेगी? हाँ, 2000 रुपये भरवाई और 300 बदलाई। सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। मैं बोली भैया थोड़े आप पैसे में दे दो, तो बोले कि ठीक है मैम, वही काफ़ी, या तो आप 1500 दे के लो या तो आप 2000 से भी ज़्यादा। 2000 देने पे भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। जो 1000 में गैस मिलता है 1500 रुपया में बेच दिया है। अभी इसलिए नहीं दे रहा है, जो साइड से देगा 1500-2000 रुपया अभी देंगे साइड से, तो सिलेंडर मिलेगा। अभी झूठे का हल्ला करवा, अपने आप में अफवाह फैलवा रहा है। डीएनए मित्रों, अफवाह वाली बनावटी आपदा गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के लिए कमाई का अवसर बन गई है। अब आप देखिए शहर शहर गैस सिलेंडर का ब्लैक मार्केट रेट चार्ट क्या है। दिल्ली एनसीआर में 2500 से 3000 रुपए का गैस सिलेंडर बिक रहा है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए हो गई है। बेंगलुरु में भी 2500 से 3000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। पटना में भी 1800 से 2000 रुपए लिए जा रहे हैं और भोपाल में 2500 रुपए का सिलेंडर कालाबाजारी करके बेचा जा रहा है। डीएनए मित्रों, बार बार सरकार ये आश्वासन दे रही है कि देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है,
बावजूद इसके लोग घबराकर सिलेंडर खरीद रहे हैं, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हो रहा है जिसे आपको एक ग्राफ के जरिए समझना चाहिए। गैस किल्लत वाली अफवाह से पहले आमतौर पर देश में रोजाना 50 से 60 लाख गैस सिलेंडर की बुकिंग होती थी। अब हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि आप देखिए, जब पहले होती थी ये बुकिंग, यानी कि जब ये नहीं था कि कोई किसी तरीके की गैस की किल्लत है, तब बुकिंग जो होती थी वो 50 के आसपास होती थी, 50 लाख के आसपास। और अब देखिए कैसे ये गैस की बुकिंग लगातार होते 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 13 मार्च तक 88 लाख तक पहुंच गई है। 13 मार्च को 89 लाख बुकिंग हुई है। पैनिक की स्थिति यह है कि लोग एक सिलेंडर लेने के महज हफ्ते भर बाद फिर से लाइन में लग रहे हैं। आपको कब गैस मिली थी? 6 तारीख है, तीसरा इसी 6 तारीख को मिला था। 25 दिन बाद आना है। कब आप आज कैसे आ गए? ठीक है सर, मान के चलते हैं कि हमको अभी अगर जो मान के चलते कि ये चीज कर रहे हैं, अगले बार में भी हम पिछला बार में उठाए तो कई दिन में गैस नहीं, अभी 6 दिन पर गैस लेने आ गए हैं। क्या सोच के आ गए आप? सोच रहे हैं कि जैसे दिकदारी है तो अपना लेके स्टॉक में रख दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। गैस का किल्लत है बहुत, अब गैस नहीं मिलेगा। सुन तो रहे यही कि बहुत किल्लत है, सुन नहीं है। डीएनए मित्रों, पैनिक की वजह से ही कालाबाजारी बढ़ रही है, लेकिन एक फर्ज आपको भी निभाना है। अफवाहों पर ध्यान देकर घर में गैस सिलेंडर जमा नहीं करना है, क्योंकि सरकार सिलेंडर की आपूर्ति के लिए हर कदम उठा रही है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन के बीच भारत ने एलपीजी गैस पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के आदेश दे दिए। हकीकत को जानने के लिए हम लोनी में भारत के प्लांट पर पहुंचे। हमें ये जरूर बताया गया कि इस प्लांट की खपत रोजाना 80,000 सिलेंडर उत्पादन करने की है, यानी 80,000 सिलेंडर रोजाना यहाँ से भरकर लोगों को वितरित किए जाते हैं। लेकिन जब से ये खबर फैली है कि सिलेंडर्स की, गैस की, एलपीजी की कमी हो गई है, उसके बाद ये खपत बढ़ गई है। यानी डिमांड रोजाना की यहाँ पर जो पहले औसतन 60,000 आती थी, वो 80,000 के अलावा 1,20,000 तक हो चुकी है, यानी दुगना हो चुका है डिमांड। हालांकि प्लांट की तरफ से सीधे कहा गया है कि कहीं कोई कमी नहीं है। गैस एजेंसी में यहाँ पर अलग अलग खबरें आ रही हैं कि गैस सिलेंडर के क्राइसिस हुए हैं। ऐसे में क्या पूरी रियलिटी है, ये जानने के लिए आज हम जम्मू के सबसे बड़े जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो बॉटलिंग प्लांट है, जहां से फिलिंग होती है गैस की, उसके बाद यहीं से पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई होता है। कितने सिलेंडर भरते हो आप? 342 भरते हो। कोई कमी आई है किसी को? कुछ कमी नहीं आई अभी तक तो कोई कमी नहीं आ रही। नेचुरल जैसे रूटीन वाइज चल रहा है पहले की तरह, आज भी ऐसे ही चल रहा है। पहले भी 30-35 गाड़ी लोड हो रही थी, आज भी हो रही है। डीएनए मित्रों, आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देश में एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडार है, प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अफवाहों पर भरोसा करके गैस सिलेंडर की लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। अफवाह गैंग तभी हारेगा जब आप अफवाहों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। एलपीजी को लेकर पैनिक के बीच सरकार ने फैसला लिया है कि जिन लोगों के पास पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन है, वो एलपीजी सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। सरकार ने आज ये फैसला लिया कि जिन लोगों के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों का कनेक्शन है, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तत्काल वापस करना होगा। पीएनजी कनेक्शन वालों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा। यानी मित्रों, ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। हमले सिर्फ ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों में नहीं हो रहे हैं, हमले का दायरा यूएस और यूरोप तक फैल गया है। ईरान पर इजराइल के हमलों का बदला अब अमेरिका और यूरोप के यहूदियों से लिया जा रहा है। एक तरफ नीदरलैंड्स में यहूदी स्कूल में बम धमाका किया, तो दूसरी तरफ अमेरिका में यहूदियों को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। मित्रों, ये हमले क्यों हो रहे हैं और इनका ईरान कनेक्शन क्या है, ये जानने से पहले आपको देखना चाहिए ये हमले कितने खतरनाक हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में आज जोरदार धमाका हुआ। धमाके में एक स्कूल को निशाना बनाया गया। हालांकि यह हमला तब हुआ जब स्कूल के अंदर कोई मौजूद नहीं था। यह हमला कोई आम हमला था, बल्कि यह यहूदी समुदाय को टारगेट करके किया गया था और इस हमले का सीधा सीधा ईरान कनेक्शन है। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द राइट नाम के संगठन ने ली है, जो सीधे सीधे IRGC से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह मैसेज लिखा गया, यह ईरान का बदला है। मित्रों, यह इस तरीके का पहला हमला नहीं है, बल्कि एक दिन पहले ही रोटरडैम में यहूदियों के धर्मस्थल में भी आग लगाई गई थी। मित्रों, यूरोप के अलावा अमेरिका में भी यहूदियों पर हमले का सिलसिला जारी है।
मिशिगन में गुरुवार को यहूदियों के धर्मस्थल पर हमला हुआ। राइफल से लैस एक व्यक्ति ने अपना पिकअप ट्रक प्रार्थना सभा में क्रैश कर दिया। कार के अंदर विस्फोटक भरे हुए थे। गनीमत रही कि बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, हमलावर को वहीं गोली मार दी गई। लेकिन जांच में हमलावर की जो हिस्ट्री सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। हमलावर की पहचान मोहम्मद गजाली के तौर पर हुई थी। गजाली लेबनान का रहने वाला था। इजराइल के हमले में उसके परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले को इजराइल के हमले का बदला माना जा रहा है। मित्रों, यहूदियों पर यह हमला कोई छोटी घटना नहीं है। यहां यह समझने की जरूरत है कि यूरोप और अमेरिका में ईरान के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे कितने लोग मौजूद हैं और इनमें से कितने लोग बदला लेने के लिए खुद को चलता फिरता बम बनाने को तैयार हैं। मित्रों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस तरीके के हमलों का पुराना इतिहास रहा है। 2023-24 में गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के बाद अमेरिका और यूरोप में यहूदियों पर हमले 400% तक बढ़ गए थे। 2003 इराक युद्ध के वक्त भी अमेरिका में यहूदियों पर हमले बढ़े थे। मित्रों, यही सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले यहूदी अब निशाने पर आ गए। डीएनए मित्रों, एक तरफ अमेरिका और यूरोप में रह रहे यहूदी हर वक्त डर के साए में जी रहे हैं। जहां ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां रहने वाले यहूदियों पर मौत मंडरा रही है। लेकिन इजराइल में मिसाइल हमलों के बीच पार्टी चल रही है। डीएनए मित्रों, इजराइल में हर दिन ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। हालात ये हैं कि तेल अवीव में लोग बंकरों में ही दिन रात गुजार रहे हैं। ऐसे में तेल अवीव के लोगों ने जीवन जीने का एक अनोखा तरीका निकाला है। यहां बंकरों में पार्टियां की जा रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर कौन अंदाजा लगा सकता है कि जिस वक्त ये लोग डांस कर रहे हैं उस वक्त इनके ऊपर मिसाइलों से कहीं ना कहीं हमले किए जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ईरान के नेताओं को चूहा कह रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, ईरान के पास अगर अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइलें होती तो पीट हेग्सेथ आज कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। ईरान के पास इजराइल तक हमला करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान की सेजल मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यही वजह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद बंकर में रहते हैं। और अमेरिका अगर आज ईरानी नेताओं को डरपोक और चूहा कह रहे हैं तो मतलब साफ है, तमाम कोशिशों के बावजूद इन नेताओं का कोई सुराग नहीं मिला। इसीलिए वो खुद हताश है। इसलिए ट्रंप को इनाम वाला फतवा जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी मित्रों, अमेरिका एक युद्ध वॉशिंगटन से 10,000 किलोमीटर दूर ईरान में लड़ रहा है तो दूसरे युद्ध की शुरुआत उसने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में कर दी है। क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी की वजह से वहां लगातार बिजली संकट पैदा हो गया। रात भर बिजली नहीं आती। ऐसे में लोग अब अपना गुस्सा सड़कों पर उतार कर जता रहे हैं। लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को जला दिया। जिन लोगों को वो इस संकट के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं उनका घर भी जला दिया गया। यानी बिजली की कमी से वहां एक तरीके का गृह युद्ध शुरू हो गया। यानी मित्रों, क्यूबा में अमेरिका ने ईरान की तरह हमला नहीं किया है। वेनेजुएला की तरह यहां एक राष्ट्रपति को भी नहीं उठाया गया है। क्यूबा की जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा करने के लिए उसने तेल की सप्लाई बंद करवा दी है। जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने क्यूबा तक वेनेजुएला का तेल निर्यात बंद कर दिया। अमेरिका ने दूसरे देशों को भी धमकी दी है, अगर वो क्यूबा को तेल का निर्यात करेंगे तो उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसके कारण मैक्सिको ने भी क्यूबा को तेल का निर्यात बंद कर दिया। 60% तेल के लिए आयात पर निर्भर क्यूबा में इससे बिजली का बड़ा संकट बन गया है। क्यूबा का ज्यादातर बिजली उत्पादन थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट से होता है जो तेल जलाकर बिजली बनाते हैं। लेकिन तेल की कमी से बिजली प्लांट को ईंधन ही नहीं मिल पा रहा। क्यूबा के राष्ट्रपति ने अब परेशान होकर अमेरिका से बातचीत की इच्छा जताई। मित्रों, ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध की आग दुनिया को दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच भारत के पड़ोस में भी युद्ध की आग भड़की हुई है। अब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, पाकिस्तान बार बार एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान के जवाब ने पूरे पाकिस्तान में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब ड्रोन अटैक से दिया। आज आपको इस हमले के बाद इस्लामाबाद में नजर आई खौफ की तस्वीरें भी देखनी चाहिए। आज आपको यह भी जानना चाहिए कैसे अफगानिस्तान ने अपनी ड्रोन पावर से पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया और क्यों पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स आसिम मुनीर को अफगानिस्तान से सुलह करने की सलाह दे रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको अफगानिस्तान से चले ड्रोन्स का पाकिस्तान में असर देखना चाहिए। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के पहले अफगानिस्तान के कई प्रांतों में एक साथ हमला किया, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। इस हमले में अफगान तालिबान ने कुछ सस्ते और साधारण ड्रोन लॉन्च किए, जिन्होंने एक साथ पाकिस्तान के कई इलाकों में धमाके किए।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के नागरिकों पर हमले कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के ड्रोन्स ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में किए गए। फैजाबाद इलाके में पाकिस्तान का हमजा मिलिट्री बेस है। इसके अलावा अफगानिस्तान के ड्रोन कोहाट, कैंट, क्वेटा और पेशावर तक पहुंचे। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उनके ड्रोन अटैक से पाकिस्तान के मिलिट्री बेसों को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा की तरह इन दावों से इनकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिन चीजों से इनकार नहीं कर पाया, आज आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद इस्लामाबाद का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। पाकिस्तान की राजधानी के कुछ मार्केट्स भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में अब किसी भी तरीके का ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। हमलों के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और क्वेटा के सैन्य ठिकानों पर रेड अलर्ट जारी है। इस बीच पाकिस्तान जो ड्रोन इंटरसेप्ट कर पाया, उनके टुकड़े क्वेटा, कोहाट और रावलपिंडी में गिरे हैं। अफगानी ड्रोन के मलबे से भी पाकिस्तान में 5 लोग घायल हो गए। मित्रों, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, उस वक्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को इस बात की उम्मीद तक नहीं थी कि अफगानिस्तान इस्लामाबाद तक ड्रोन भेज सकता है, पाकिस्तान की राजधानी के पास मौजूद मिलिट्री ठिकानों पर धमाके कर सकता है। यही वजह है आज अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तानी बुरी तरह डरे हुए हैं। आज आपको इस हमले के बाद पाकिस्तान से सामने आई तस्वीरें और रिएक्शन भी देखने चाहिए। मित्रों, पाकिस्तानी अफगानिस्तान के हमलों से डरे हुए भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों और अफगानिस्तान की ड्रोन पावर में बहुत ज्यादा फर्क है। ब्रह्मोस को नहीं रोक पाने से पाकिस्तानी शर्मिंदा नहीं हुए थे, क्योंकि इसे रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन अफगान ड्रोन्स के इस्लामाबाद पहुंचने से पाकिस्तानी क्यों पानी पानी है, आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल किए, वो बहुत साधारण और सस्ते थे। ये बायर कतर, हरमीज या फिर शाहिद जैसे बड़े सैन्य ड्रोन नहीं थे, बल्कि छोटी मोटर, जीपीएस और बाजार में मिलने वाले सामान्य पुर्जों से बनाए गए थे। इनमें ज्यादा ताकतवर बम नहीं था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन्स में प्लास्टिक की बोतलों में विस्फोटक भरकर लगाया गया था, यानी इन्हें आसान और सस्ते तरीके से तैयार किया गया। आप इन्हें अफगानिस्तान का जुगाड़ वाला ड्रोन भी कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि इतने साधारण ड्रोन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गए, यानी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान के सस्ते ड्रोन्स के सामने बेकार साबित हो गया। मित्रों, पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ये भी अफगानी ड्रोन्स को इस्लामाबाद तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स गिराने का दावा किया है, लेकिन इनके मलबे से कुछ भी लोग घायल भी हो गए, यानी यहां भी पाकिस्तान की सेना अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाई। मित्रों, सोचिए, इतने मामूली ड्रोन्स पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंच गए। ऐसे में शाहिद जैसे ड्रोन्स को रोकने के बारे में पाकिस्तान सोच ही नहीं सकता, यानी इस ड्रोन हमले ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की पोल खोलकर रख दी है। इसीलिए यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। मित्रों, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डरावने वाली बात यह है कि तालिबान पिछले 4 साल से अपना ड्रोन प्रोग्राम चला रहा है। इसके लिए तालिबान ने डिनिट टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी बनाई है, जहां ड्रोन बनाए और जोड़े जाते हैं। तालिबान ने ड्रोन बनाने के लिए अमेरिकी MQ-9 रैपर और ईरानी शाहिद 136 जैसे ड्रोन से प्रेरणा ली है। तालिबान ने कुछ वर्ष पहले मोबिन नाम का ड्रोन दिखाया था, जो लगभग 70 किलो विस्फोटक ले जा सकता था, लेकिन बड़े हमलों में अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तानियों को लग रहा है अगर तालिबान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो तबाही बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि TTP जैसे संगठनों की मदद से अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर हमले कर सकता है। मित्रों, आज आपको पाकिस्तान की उस गलती के बारे में भी जानना चाहिए जिसके बाद अफगानिस्तान के सब्र का बांध टूट गया और अफगानिस्तान के ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंच गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तिका इलाकों में बमबारी की। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसका निशाना आतंकवादी हैं, लेकिन हमेशा की तरह नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के हमले में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी बमबारी की। मित्रों, यहां पर एक निजी एयरलाइन काम एयर के ईंधन भंडार को निशाना बनाया गया। हमले के बाद वहां पर आग लग गई। कंधार का यह ईंधन डिपो नागरिक विमानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा कंधार में एक और ईंधन डिपो पर भी बमबारी की गई। इन हमलों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
मित्रों, पाकिस्तान तेल डिपो पर हमले उस वक्त कर रहा है जब अमेरिका ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल और गैस की कमी है। खुद पाकिस्तान में तेल के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान ये हमले रमजान के आखिरी दिनों और ईद से ठीक पहले कर रहा है, इसलिए तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई है। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स के साथ साथ टीटीपी के हमले बढ़ने की आशंका भी जाहिर की जा रही है, इसलिए इस्लामाबाद में आने वाले रास्तों को भी अब बंद किया जा रहा है।